देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बलूचिस्तान एक बार फिर लहू लहू हो चुका। कल के प्रोग्राम में हम इसका मुख्तसर अहाता कर चुके हैं। आज एक कंप्लीट सेगमेंट इस पर करने का इरादा है। बलूचिस्तान में बहाली अमन के दावे बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। ये अलग बात कि अमन का अलिफ भी देखने को अभी तक नहीं मिला। पिछले कुछ अरसे बलूचिस्तान में ज़रूर कुछ सन्नाटा सा छाया रहा, लेकिन बुज़ुर्गों से सुना था कि जब बहुत ज़्यादा बर्बादी होने वाली होती है, ये सन्नाटा शायद उसकी निशानी था। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहिर दिफाई उमूर इकराम सहगल साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज उनसे हम इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे कि ये ज़रा मामला क्या है। मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर हो गई है या वाकई बलूचिस्तान में बहाली अमन के तमाम तर दावे वाकई बूदे साबित हुए। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। वालेकुम सर, कल जो सानह मस्तूंग पेश आया उसमें 129, 130 या 100 वॉट एवर जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मैं सबसे पहले सिराज साहब को माइनस कर दीजिए, पहले मैं इन तमाम 129, 130 या 100 वॉट एवर लोगों के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। इन बेचारों का कसूर इतना था कि ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा थे। ये अमन व अमान के उन दावों को सच समझ बैठे थे जो मुख्तलिफ अदवार में हमारी हुकूमतें या हमारी इवन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें यकीन दिलाया कि अब बलूचिस्तान में अमन का ख्वाब जो है वो ताबीर हो चुका। सर, इन लोगों ने इन बातों पर यकीन किया, ये इनका कसूर था या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनना? देखिए, दहशतगर्द जो है जब भी वो किसी कार्रवाई करता है तो ज़्यादातर वो कोशिश यही करता है कि जो इनोसेंट लोग हों उनको टारगेट करे, जो बेजुबान हो, जो जिस पर हो, जैसे उनकी दहशतगर्दी से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। और जब भी एक सुसाइड बॉम्बर निकल आता है अपनी कार्रवाई करने के लिए तो कमिटेड होता है, और उसको फिर कोई ऐसी लुक्रेटिव टारगेट मिल जाती है जैसे एक पॉलिटिकल रैली होती है, तो फिर उसके लिए ये उनकी जो मकासद है उसमें उससे कार्रवाई करने के लिए उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। और आई थिंक ये बात है कि ये लोग थे रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम थे बेचारे, और ये उसमें क्योंकि ये कह नहीं सकते कि दहशतगर्द किधर स्ट्राइक करेगा। सर, लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यू आर द एक्सपर्ट, आई एम नॉट। ये मुझे बताइए, हमें ये तो पता चल जाता है कि फला रंग की गाड़ी में एक आदमी या दो आदमी या इतने खुदकुश बमबार नीले रंग की चप्पल पहने हुए फला शहर में दाखिल हो गए, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या हीले बहाने, क्या जवाब तराशने चाहिए या क्या अमर जो है वो हमें उस पर कारबंद होना चाहिए, ये हमें कौन बताएगा? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आपके पास फॉर द लास्ट आप देखें कि दहशतगर्दी की काफ़ी कार्रवाइयाँ कम हो गई हैं और फ़ौज ने ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इंटैक्ट है। और दूसरी बात यह है कि जो दुश्मन के मकासद है, क्योंकि बॉर्डर एरिया के जो टाउन्स हैं जहाँ पर बलूचिस्तान और फ्रंटियर जिसको KPK हम कहते हैं, KPK, वो वहाँ पर वो ज़रूर कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पर अटैक करें, क्योंकि आप देखें पहला टारगेट था पश्तून था पेशावर में, दूसरा टारगेट ये था आपको मस्तूंग में बलोच टारगेट था। तो नेचुरली आपको पता है कि बलूचिस्तान में इटसेल्फ एक थोड़ा सा तनाज़ा है, जो लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उस एथनिक डिफरेंसेस को कोशिश करते हैं, और उसी तरह उनकी मकासद जो होती है वो इस तरह होती है कि वो कोशिश करती है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जब भी इलेक्शन का आता है, और किसी दुनिया में आप कहीं पर भी आप चले जाएं, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, नौयत पाकिस्तान में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमारी टेररिज्म की काफ़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी रही है जो आज तक हमने एरेडिकेट सर्टनली नहीं किया है, कम करवा दिया है। तो वो हर वक्त बोलते हैं ना कि एक आपके पास एक रेडी रेकनर एक होता है कि भाई आपके पास कोई ना कोई टारगेट आपको मिल जाता है। तो आपके पास इलेक्शन जो एक्टिविटी है ये तो रेडी रेकनर टारगेट है। ये तो कोई भी कोशिश करेगा कि जी मैं इस रैली में जाऊं और एक कुछ हमला आप इसको अटैक कर दूं और उसके अंदर इतने कैजुअलिटीज हो जाए। आप कभी भी, मैं समझता हूँ, जब तक आपकी एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो नहीं होगी जहाँ पर आप उसको रोक सकते हैं सुसाइड बैंगर को निकलने से पहले, अगर एक दफ़ा निकल आया अपने मकसद के लिए तो आपका
जितनी भी कार्रवाई आप करेंगे वो आप कहीं ना कहीं टारगेट पर वो जरूर पहुंच जाएगा। सर ये मुझे बताइए, आपने बताया कि पाक फौज ने, और जाहिर है कि ये बात दुरुस्त भी है, पाक फौज ने दहशतगर्दी के क़लक़मे के हवाले से बहुत सारे काम भी किए हैं, किसी हद तक नताइज भी सामने ज़रूर आए। लेकिन ये मुझे बताइएगा, ये हमारी जो जमहूरियत वाले हैं, ये जमहूरियत के नगमखा जो हैं, जमहूरियत के चैम्पियन जो हैं, ये इतने अरसे में इन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कौन सी तोप चलाई है कि वहाँ ज़ख्मियों को किसी भी जगह, जब मैं छोटा था तब भी सूरत हाल ये थी और आज भी, किसी फार फ्लंग एरिया में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन दरपेश हो जाती है तो वहाँ ज़ख्मियों को उठाने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता, उनको अस्पताल पहुँचाने का सामान मुयस्सर नहीं होता। कितने ही लोग जो दहशतगर्दी में बच जाते हैं वो इस इग्नोरेंस की वजह से नजर हो जाते हैं। आपके ख्याल में ये कसूर किसका है? देखिए, कसूर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि खाली कसूर किसी के ऊपर लगे। कसूर जो इंटायर इस्टेब्लिशमेंट का, इंटायर पॉलिटिकल उसका है। पॉलिटिकल पार्टी जब भी वो एक रैली कर रही है, उसको पता है कि एक ऐसे एरिया में कर रही है जहाँ सेंसिटिव एरिया है, जहाँ दहशतगर्द ऑपरेट करते रहे, तो उनको चाहिए था कि अपने रज़ाकार से वो एरिया को सिक्योर करते हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ वो कोऑपरेट करते, कोऑर्डिनेट करते, ठीक है ना। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना, अक्रॉस द बोर्ड है। ये खाली आप सिक्योरिटी एजेंसीज पर नहीं कर सकते या पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल वो कम थी। आपको पता है जब ये ज़रब अज़ब लॉन्च हुई तो ये इनफैक्ट इसकी क्लियरेंस नहीं मिली थी। एयरफोर्स चीफ रिंग करते रहे रहील शरीफ को कि आपको क्लियरेंस मिल गई, बोलते हम कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप लॉन्च कर दें। लॉन्च के बाद उनको टेलीफोन करके ये हम क्या सुन रहे हैं कि आपने टारगेट्स उठा के, उन्होंने बोला जी ये है और आप इसकी ओनरशिप ले लें तो अच्छी बात है, आप नहीं भी लेंगे तो हम समझते हैं कि हम अब टॉक्स वॉक्स नहीं कर सकते और हमने ये इरादा कर लिया है कि ये टेररिज्म को हम, ये छोटे जो हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है सर, इसके अंदर मैं ईमानदारी की बात तो ये कि जिस वक्त स्टूडियो में दाखिल हुआ इस एक टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे जहन में ये नाम था जो आपने अभी लिया, लेकिन मैंने इस सीट पर बैठने के फौरन बाद स्विच ऑफ कर लिया था और मैंने सोच लिया था कि मैं राहील शरीफ साहब के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन शूमी किस्मत के चूंकि अब आपने राहील शरीफ साहब का नाम लेकर के छेड़ ही दिया है, ऐसा लगता है, मैंने अपने एक आर्टिकल में भी जिसे शाया होना नसीब नहीं हुआ था, उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से उसे अशात नसीब हुई। ये मुझे बताइए सर, राहील शरीफ साहब की हम बात करते हैं, राहील शरीफ साहब के बारे में ऐसा कुछ लगता है कि उनकी अस्करी सलाहियतों से ज़्यादा, उनकी कमांडमेंट से ज़्यादा उनकी मीडिया मैनेजमेंट की सलाहियतें जो है वो बहुत ज़्यादा थीं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अब वो दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। उसके बाद उनको दहशतगर्दों को कोई सर्जन मुयस्सर आ गया जिसने उनकी टूटी हुई कमर को जोड़ दिया और उसके बाद वो जो एनुअल लीव पे गए हुए थे वो दोबारा आगे खड़े हो गए। इस असना में हुआ ये कि राहील शरीफ साहब, उनको एक अच्छी सी नौकरी, प्यारी सी मुलाजमत उनको मुयस्सर आ गई शेखों के पास और वो सऊदी अरब को प्यारे हो गए। अब ये मुझे बताइए कि ये जो नाम आपने छेड़ा, जिसके बाद फिर मैं इतना ज़्यादा चार्ज हो गया, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ सर, ये जो हमें ट्रैंकुलाइजर दी गई थी राहील शरीफ साहब की तरफ से कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया और उसके बाद प्रैक्टिकली ये कि ऑन ग्राउंड सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता भी यही हूं कि उनको बुरा लगे। जरा अपना जवाब इनायत कीजिएगा सर। देखिए, आपने बहुत बातें की हैं। राहील शरीफ ने काफ़ी काम किया था और वो काम कमर बाजवा ने उसको बढ़ाया है और कभी भी उन्हें ये नहीं कहा। हाँ, आपकी दहशतगर्दी की जो कमर थी वो डेफिनेटली तोड़ी गई है। आप जाते फाटा में, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, स्वात में, तो आपको पता चलता कि वहाँ दहशतगर्दी क्या होती थी। ठीक है, तो ये कभी भी आप ना सोचें कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं था और वो काम कमर बाजवा साहब ने भी उसको एनहांस किया है और वो करते रहे। लेकिन वो देखें कि उनको बहुत, राहील शरीफ को अपने टाइम पर और कमर बाजवा को भी ज़्यादा, जब उनने ये कोशिश की पंजाब में इसको कैरी ऑन करने के लिए और स्पेसिफिकली यहाँ पर सिंध के अंदर, जब कराची के अंदर कोशिश की, तो इनको क्या क्या रुकावटें होती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से कि जी आपको हम रेंजर्स को हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हम उनको वो नहीं करेंगे। यू नो, नेचुरली देखिए, आप एक आदमी जिसने काम किया, हमारी एक आदत है कि जो आदमी चला जाता है तो उसके पीछे बुरा बुरा बोलते रहते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, राहील शरीफ किसी शेखों के नौकरी पर नहीं गया है। वो एक कोएलिशन है, IMCTC, जो एक कोएलिशन बनी है, जो काउंटर टेररिज्म के लिए कोएलिशन बनी है और वो आज भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये बात भी सच है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी बात है कि उसके अंदर मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन
हमको सोच समझ के कहना चाहिए कि वो ये नहीं कि वो नौकरी छोड़ के चले गए और हम उन पर बुरा भला बोले। रहील शरीफ ने बहुत काम किया और बाजवा ने अभी काम कर रहे हैं, और हम दोनों को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा जो सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड जो रोज़ शहीद हो रहे हैं आपके, जी हाँ, ये तो है। कम काम कर रहे हैं। जब भी आपको चाहिए होता है, जब भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसी सोल्जर पर टर्न बैक करते हैं। जब आपको पोलिंग ठीक नहीं है, आपकी कोशिश उसी सोल्जर पर टर्न बैक करते हैं। हमारे यहाँ तो सर ये है कि हमारे यहाँ तो जब बारिश का पानी निकालना होता है तो ईमानदारी की बात ये है कि हम तो वो कौम है कि जो बात करते हैं जमहूरियत की, नगमा गाते हैं जमहूरियत का, और फिर हम फौज की तरफ देखते हैं। सियासतदान कहीं 3-5 करता है तो हम जीएसक्यू की तरफ देखते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये बात आपकी, मैं पर्सनली थोड़ा सा इसको ले रहा हूं, ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि जब लोग चले जाते हैं तो हम उनको बुरा भला बोलते हैं। ये काम मैं उस वक्त भी कर रहा था। ये अलग बात है कि मेरी आवाज उस वक्त छोटी सी थी, मुननी सी थी, और मुझे बोलने नहीं दिया जाता था, वो एक अलग चीज है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर, गैर मुल्की हाथ, ये वो हाथ है जो नजर कभी भी नहीं आता लेकिन मौजूद हमेशा रहता है। जब मैं छोटा सा था तब भी ये हाथ था और आज भी ये है। इस मर्तबा भी ये नजला गैर मुल्की हाथ पे गिरेगा, या इस हाथ को काटने के लिए आपके ख्याल में कुछ करना अभी बाकी है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुनिया थोड़ी बदल रही है। आपको पता है कि अफगान गवर्नमेंट ने पीस इनिशिएटिव जो की है, वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर उन्होंने काफ़ी पेशरफ्त की इसके अंदर। वो क्यों की है? क्योंकि उन्होंने देखा कि तालिबान के साथ वो बैटलफील्ड विक्ट्री नहीं जीत सकते, और उन लोग ज़्यादा अमेरिकनों ने उनको इनकरेज किया है कि भाई आप अगरचे एक कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, तालिबान के साथ करें। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वहाँ पर अमन हो। कौन चाहता है कि वहाँ पर अमन ना हो और ये स्टेबिलिटी चलती रहे? ये सिवा इंडिया के कोई नहीं है, और इंडिया का हाथ इसके अंदर 100% है। और हम आप बोलेंगे अफगानिस्तान गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ अशरफ गनी की सिंसेरिटी होगी, अब्दुल्ला की भी सिंसेरिटी होगी, लेकिन उनके सर ये आपका हुस्न ज़न है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपकी राय को चैलेंज करने के लायक तो नहीं हूँ। ये आपका हुस्न ज़न है कि आप अशरफ गनी और अब्दुल्ला की नेक नियति पर, खिलास पर यकीन रखते हैं, लेकिन चूंकि मेरी दूर की और करीब की दोनों निगाहें कमजोर हैं, इसलिए मैं इस बात पर यकीन लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। न ही मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि भारत हमारा दोस्त कभी भी हो सकता है, जो नवाज शरीफ साहब हमें ये बताते रहे अपने पूरे दौरे इख्तिदार में। आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और लोगों को, बल्कि मुझे राह दिखाने की कोशिश की। सर नाजरीन, इसी के साथ क्या वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू पर दो हाथ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेहमान के आने का इंतज़ार है। फिलहाल आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। 70-30 पे मियाँ नवाज शरीफ साहब था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया कि मानिंद ठंडी हवा के झोंके की मानिंद, या कुछ भी कह लीजिए आप, पाकिस्तान आ चुके हैं। खुद तो आ गए, वो एक बीमार हस्ती को साथ लाना भूल गए, जिसकी कमरिया जो है वो अभी तक सुधरी नहीं। दो लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी कमर एन टाइम पे दागे मफारकत दी गई। एक वो साबिक कमांडो जो किसी वक्त तो कमांडो थे, लेकिन इस वक्त वो इतने ज़्यादा बेचारे अमराज का शिकार हैं कि किसी डांस क्लब में उनका इलाज नहीं हो पा रहा। और दूसरे इसहाक डार साहब, इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पे उनको ऐसा लगता है कि उनके घर के बाहर डेरा जमा रखा है, लेकिन इसमें कोई एक आदमी कसम खा के कहता हूँ इसमें इसहाक डार नहीं है। एक है मरियम नवाज और दूसरे नवाज शरीफ साहब। इसहाक डार साहब हैं, वो तो वो चला दो या नाम लिख के लगाओ, इनको हटाओ। इसहाक डार साहब ने मुल्क कौम के लिए इन्वर्टेड कॉमास में जो खिदमात अंजाम दी, उनका सिला उनको इस तरह से दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में नून लीग ने उनको सेनेटर बनवा दिया। वो एक आदमी जो अपने मुल्क कदम नहीं रख सकता, जिसको मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया, वो आदमी सेनेटर बन गया। और ये कुर्रे अर्ज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, सद एहसान उस पाक परवरदिगार आलम का जिसने हमें पाकिस्तान जैसे खित्ते ज़मीन में पैदा किया। क्योंकि यहाँ वो सब कुछ होता है जो किसी जगह दुनिया में नहीं होता। यहाँ गूंगा गाना गाता है, अंधा ड्राइविंग करता है, जिसे क्रिकेट का नहीं पता होता वो चेयरमैन पीसीबी होता है। यहाँ डैम वो इदारे बनवा रहे होते हैं जिनका काम कुछ और करना है। जिनका काम डैम बनाना होता है वो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे होते हैं। और वो लोग
जिन्हें निशाने मंजिल की ज़रूरत होती है, वो कभी कभी, कराची में तो खैर वो कभी कहते थे कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, लेकिन उमूमी तौर पे अगर हम चारों सूबों की बात करें तो वो अवाम पता नहीं किस ख्याल ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। मैं पता नहीं क्यों उनके लिए लोगों से इतना बैर लिए चले जा रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है ये कहने की कि मियाँ साहब सलाहुद्दीन अयूबी के रूप में ख़ुद को पेश क्यों कर रहे हैं, जब एक करप्शन का इल्ज़ाम लगा और करप्शन के इल्ज़ाम में एक सज़ा याफ्ता शख्स पर डिक्लेयर हुए, रोहेल साहब आ गए। नाज़रीन, मेरी तकरीर यहीं ख़त्म होती है। रोहेल साहब को खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर की मेहरबान, आते आते आपके आने की ना आने की सूरत में जो है वो मेरा फतवा नाजरीन को भुगतना पड़ा, और वो भी इस अंदाज में कि मैंने ये कह दिया कि मियाँ साहब अपने तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी की सूरत पाकिस्तान में आ चुके हैं। सर, ये अपने तौर पे तो सलाहुद्दीन अयूबी की सूरत में आए, लेकिन उमूमी तासुर जो है आपके ख्याल में वो क्या ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ? पता नहीं, मैं तो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप किस तरह ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी समझ से बालातार है। क्यों आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या मतलब इतना क्यों बाइस हो जाते हैं आपके, समझ नहीं आती कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मतलब आए हैं मियाँ साहब, आए हैं अपने घर में, आए हैं। आप इसको अगर ये कह दें कि खूबसूरत लगा इस बात का कि मियाँ साहब ने एक फ़ैसला किया कि वो वापस अपने मुल्क में जाएँ और जाके सामना करें, और अगर आप इसको मुआवजा करें किसी और लोगों के साथ, तो फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि कुछ लोग तो यहाँ पे घुसना जो है वो पसंद ही नहीं फरमाते। मुझे पता था कि मुझे पता था कि मैं जैसे आप जैसे ठंडे दिमाग के, ठंडे मिजाज के आदमी के सामने सलाहुद्दीन अयूबी से तकाबली जायजा पेश करूंगा, मुझे पता था कि आपको बुरा लगेगा। इसलिए आपकी गैर मौजूदगी में मैंने मुशर्रफ साहब का जिक्र पहले कर दिया, मैंने उनकी कमर का जिक्र पहले ही कर दिया, वो जो डांस क्लब में जाकर के उसकी दुरुस्तगी के लिए कोशिशें कर रहे थे। अगर आप खुद फैसला, अगर आपने खुद ही फैसला लिया कि मैं शायद गुस्से में या नाराज़ हूँ, तो मेरे ख्याल में शायद आपकी गलत फहमी नहीं बल्कि कुछ फहमी होगी। आप ऐसा मुझसे कम से कम ऐसा तोक्को ना करें इस रवैये की। अगर आप जो, हाँ ये ज़रूर है कि आपको मैं इतना अक्ल दानिश का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि हम लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे किसी और के दिल आज़ारी ना हो या ठेस ना पहुँचे। हम इस किस्म की गुफ्तगू फरमा दें, और आप अगर इसको इस पराए में ले जाएं कि मियाँ साहब ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। जो लोग थे जो ये समझते थे कि वो नहीं आएंगे, या जब वो आए और उन्होंने जो रवैया, जो हालात पैदा किए, अगर आप उस पर रोशनी डाल लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बताएं मेरा क्या कसूर है कि मैं निकला हूँ और पैदल यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 10 किलोमीटर में पैदल, वैसे ही दिल कर रहा था पैदल फिरने को, पैदल मैं गया हूँ। और मुझ पे अगर आप ये समझते हैं कि ये इस किस्म के पर्चे करके FIR कटवा के आप ये समझते हैं कि आप मुझे मरगूब कर लेंगे या दबा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अब और मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि खुदा के लिए नूर आरफीन, मैं इनको कहता रहा हूँ कि इसको आप रिएक्शन रहने दें, इसको नफरत में तब्दील ना करें। सर, कल ट्रांसमिशन हमने इस पर बाकायदा की थी मियां नवाज शरीफ साहब के अराइवल पर, और उस वक्त भी मैंने ये मेंटेन किया था। मैं आपके सामने दोबारा कह देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो कल लोगों ने दिखा भी दी। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग, जो भी आप कहना चाहें, वो रोड पे आए और उन्होंने मियाँ साहब से अपने हुब का इजहार भी किया। लेकिन सर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये हुब्बे अली में नहीं, बोग़्ज़ मुआविया में कुछ हो रहा है। यानी ये मियाँ साहब की मोहब्बत नहीं थी, ये बेसिकली निगरान हुकूमत का या उनकी इनएफिशिएंसी का शाखसाना था कि जिसने बिला वजह एक आम से अराइवल को इतना खुसूसी स्टेटस दे दिया, जिसके बाद लोग गुस्से में निकल आए। लोगों को आना तो था, लेकिन ये सऊबतें, ये बंदिशें। नहीं नूर आलफीन, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। ये तो देखें, पहली बात मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के रूए रवां जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। अब आपने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, पिछले 4 साल से आप इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। अब मीडिया भी आपके सामने ही है। पता नहीं, मैं तो ये पता नहीं हैरान हूँ कि आप मुझे यहाँ पे कैसे बिठा लिया। आपको भी नोटिस इशू हो जाएगा, बेशक फिक्र ना करें। और इस किस्म की बातों से आप जब इस नच पे आ जाएं कि एक नफ़रत की इंतहा कर दें, और जब नफ़रत पैदा हो जाती है तो फिर यकीन कीजिए सब बर्बादी आती है। और ये बर्बादी
से ही मैं डर रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा ना करें कि लोगों में नफरत पैदा हो। मियाँ साहब को लेने तो जाना था, अब आपको अक्ल के अंधो, मतलब इसको आप और तरह भी रोक सकते थे, आप कुछ कह भी सकते थे, जिस तरह मतलब आप मेरे साथ बात कर सकते थे कि भाई आप इस तरफ से ना जाएं, आप इस तरफ से चले जाएं। मेरे जैसा आप बकौल आपके ठंडा आदमी आपकी बात मान लेता कि चलिए मैं यहाँ से नहीं जाता, यहाँ से चला जाता हूँ। और यकीन कीजिए कि माल रोड तक एक पुलिस का सिपाही नहीं था, एक चीज किसी ने तोड़ी नहीं है। रास्ते में बीसीओ ऑफिस आए होंगे, अपना वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो जमात खड़ी की है, जैसे पहले काफली की, फिर वो की, फिर मतलब बदलते रहते हैं ना, चेहरे बदलते रहते हैं, जमातें बदलती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे खतरा यही था। और मैं फिर आपको आज एक बात बता दूं, ये आपकी गलतफहमी है कि ये जो नफरत है वो किसी और तरफ जाएगी। आप हमेशा याद रखें कि नफरत हमेशा उसकी तरफ जाती है जो पीछे बैठ के ये सब कुछ करवा रहा होता है, जो बेनिफिशरी होता है। अब बेनिफिशरी कौन सी सियासी जमात है वो आपको बाहूबी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, सर ये मुझे बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले मीडिया से भी शिकवा किया। कल मैंने आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने जो सख्त जुमला इस्तेमाल किया, उस एक सख्त जुमले को इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास दो तरफा जुर्रत भी आप कह सकते हैं इसको, वो है। परसों जब मैं देख रहा था टेलीविजन, या कल जब मैं टेलीविजन देख रहा था, तो वो बायस रवैया मुझे भी नजर आया। जैसे जुनैद सफदर साहब के हवाले से जो टेलीविजन पे खबरें सुन दिखाई जा रही थी और वो बताया जा रहा था, और उसमें जो जो टिकर्स इन हो रहे थे, जो अपर बैंड और लोअर बैंड की सूरत में वो बोग्स का इजहार किया जा रहा था मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स की जानिब से, मैंने वो भी देखा और मुझे वो भी समझ में आ रहा था कि वो किस एजेंडे के तहत है। मुझे उस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो ज्यादती का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेरी हद तक तो शायद वो अमल जस्टिफाइड था, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। यहाँ ये जो सौबतें खड़ी की गई, ये जो बंदिशें खड़ी की गई, मैं इसको भी जायज़ नहीं समझता। हालांकि मैंने ये सख्त जुमला भी इस्तेमाल किया। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, नून लीग की कारकर्दगी को, उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करता हूँ, सख्त से सख्त बात भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझ जैसे आदमी को भी ये लगा कि शायद ये नाइंसाफी है। लेकिन सर उसके बावजूद भी एक और चीज़ है जिसका अहाता करना ज़रूरी है। मीडिया के अदम ताउन का शिकवा सर ये उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया? मियां साहब ने टेलीविज़न पे तो नहीं बल्कि वो एक वीडियो की सूरत में उन्होंने एक मारूफ एंकर से अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मीडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा, 70 सालों की नाइंसाफ़ी ये वो। सर जब आप हुकूमत में मौजूद थे तो एक BA पास चेयरमैन पैमरा लगाने से पहले आपने नहीं सोचा कि 70 सालों की नाइंसाफ़ी के लिए महज खुशामद को क्यों मेरिट बना दिया? अताउल्लाह कासमी को MD PTV लगाने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि खुशामद को मेरिट बनाने की क्या ज़रूरत है? कि सब जब विकेट हिलने लगती है तो क्यों ख्याल आता है? मैं अब कुछ अर्ज कर दूँ? जी सर, मैं अर्ज कर दूँ। अब देखिए, अताउल्लाह कासमी का आपने जिक्र किया, आपने जुनैद सफदर का जिक्र किया। अब बच्चा है यार, बच्चे के सामने जब आप उनके माँ बाप को, उनके दुरुस्त है बुरा भला कहेंगे तो ला महला, चूंकि बच्चा है वो, उसको ये इल्म नहीं है कि वहाँ पे पीछे से मारने वाला गाड़ी जो है ना, जो गाड़ी पीछे से मारेगा वो ही मुल्ज़िम है। और वहाँ पे भी ये आलम है कि आप जितना मर्जी आप कर लें, फ्रस्ट्रेट कर लें, जो भी कर लें, लेकिन अगर आपने किसी को मार दिया तो समझिए कि आप मुल्ज़िम हैं। तो अब वो ये नहीं सोचेंगे कि इस शख्स ने, जो एक शख्स को मार पड़ी है, उस शख्स ने क्या कुछ कहा था। वो ये देखेंगे कि मारा, उसको मार पड़ी। सर मुझे बस वक्फे के लिए जाना है, काइंडली अगर आप अपना जवाब समझ करें। कासमी साहब। जी सर प्लीज। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, जब आप कासमी साहब की बात करते हैं तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बदकिस्मती ये है कि जब कोई जर्नलिस्ट किसी के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो हम सारी नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंक देते हैं। अगर वो मियाँ के साथ उनका ताल्लुक ना होता तो आप ये समझते कि वो क्या उनका मकाम ऐसा नहीं है कि उनको इज्जत दी जाए, या क्या वो ऐसा तहरीर नहीं लिखते कि उनको इज्जत दी जाए, क्या वो इस काबिल नहीं है कि उनको इज्जत दी जाए। बहरहाल ये चीज़ें मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। गॉट योर पॉइंट सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपकी आमद का बेतहाशा शुक्रिया, और ख़ास तौर पे उस सब्र का और बर्दाश्त का जो आपने मेरे उस एक कड़वे जुमले जो मैंने अदा किया, आपको अगर बुरा लगा या आपके अगर लोगों को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ महसूस की मैंने सिर्फ वही कहा, जो मुझे दुरुस्त लगा मैंने वही कहा। आपके जवाबात नाजरीन तक पहुँच गए। नाजरीन पर फैसला खुद ही छोड़ देते हैं कि किसने सही कहा और किसने गलत। नाजरीन यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मौजू पर, एक नया मेहमान हमारे साथ होगा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ मियाँ नवाज शरीफ के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की ज़ुबान, उसकी फाउल जो हुआ था मोस्ट रिसेंटली, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रक़ा मैम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये जनरल नॉलेज का सवाल एक बार फिर पेश खिदमत है। ये खान साहब की लुगत जो है वो एक मरतबा फिर उसने मार्केट में हंगामा कर दिया है। लानती और फटीचर के बाद अब उन्होंने नया वर्ड दिया है, गधा। ये टाइटल उन्होंने दिया उन तमाम मुतवल्लियों को, उन तमाम शायकीन को, उन तमाम मुहिब्बीन को जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुब में रोड पे निकल आए थे कल परसों। आपके ख्याल में अगर नून लीगी इसके जवाब में ये कहें कि फिर उन लोगों को क्या नाम दिया जाए जो इमरान खान के हुब में रोड पे निकल करके धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब वो लोग देखिए, सारी दुनिया को पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, उनका पूरा टब्बर का टब्बर चोर है। अब वो चोरी की ऊपर से उनके ऊपर पनामा में उनके ऊपर सारी चोरी निकली, फिर वो जेआईटी के थ्रू, कोर्ट के थ्रू उनका मुजरिम होना साबित हुआ, फिर नैब के थ्रू उनका मुजरिम होना साबित हुआ। मतलब अब ये तो हर पाकिस्तानी या दुनिया के हर इंसान पे आश्कार हो गया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का पैसा चोरी करके, और उनके बच्चों ने इस बात का एतराफ किया है। मैं अगर आप मुझे उसके बाद जो आदमी ये कहे कि नवाज शरीफ अब वो चोरी करके और फिर वो धड़ल्ले से मुल्क में आके तो अपनी, अगर आप मुझे दखल अंदाजी की इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी बात पेश करना चाहता हूं आपकी खिदमत में। जी 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 जी। दो बातें होती हैं, एक आइए बैठिए तशरीफ रखिए, और एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज में होता है आओ बैठो, और एक उससे भी लोकल लैंग्वेज में होता है आ बैठ। तो हम अपने कायदीन से क्या तवक्को रखें कि वो कौन सी जुबान इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वही जुबान इस्तेमाल करेंगे ना जो आपके सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कायदीन गधा कहना, गधा एक जानवर है जो कि बड़ा मेहनत कश जानवर है, बड़ा काम करता है। तो गधा, मेरा तो ख्याल है खान साहब को गधा भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सुम्मुन बुकमुन उम्युन वाले हाल हैं जो कुरान शरीफ में लिखा है कि ना इनको नजर आता है ना इनको। अच्छा मैडम, एक बात, जनरल नॉलेज का एक सवाल, बिल्कुल वक्त जो है वो शायद साथ ना दे हमारा, लेकिन ये मुझे बताइएगा, पहले पार्लियामेंट को लानती का, और उसके बाद उस लानती पार्लियामेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर उसे कहा जाए तो उससे मिलने वाली तमाम तर जो पैसा था वो भी वापस नहीं किया। उसके बाद फिर फटीचर, उसके बाद फिर एक जुमला। अगला वर्ड जो मार्केट में आने वाला है, कुछ प्रिडिक्ट करेंगी क्या हो सकता है? व्हाट कैन इट मे बी? देखिए, बात यह है कि सच्चाई को सुनने का अपने में हौसला बनाएं। पाकिस्तानी कौम को जरूरत है कि शीशे में देख के अपनी शक्ल को हम पहचान सकें। अगर हम आपस में हम ये अपने आप को, वो क्या था, वो बादशाह था ना जो एम्परर विद न्यू क्लोथ्स, जिसके साथ मजाक किया उन्होंने कि वो एम्परर को कहते थे बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता चला जी बादशाह सलामत, ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं आपके। गॉट योर पॉइंट मैडम। यहाँ तबले जंग बच चुका है। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। फिन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।